अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं तेजस MK1A एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान चाइना के GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के हवाले से। और ये कोई कंपैरिजन नहीं होने वाला ट्रेडिशनल कंपैरिजन जिसमें हम दोनों के वेपन सिस्टम्स को कंपेयर करते हैं, दोनों की कैपेबिलिटीज को कंपेयर करते हैं कि दोनों एयरक्राफ्ट कितने ज्यादा बेहतर हैं एक दूसरे के मुकाबले में। रादर हम इन दोनों एयरक्राफ्ट में इनके प्रोग्राम में कुछ सिमिलरिटीज को देखेंगे। किस तरह ये दोनों एयरक्राफ्ट डिवाइडेड बाय बॉर्डर तो हैं ही, लेकिन यूनाइटेड बाय देयर अप्रोच। इसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि इनकी अप्रोच में काफी ज्यादा आपको सिमिलरिटीज देखने में मिलेंगी। जैसे पाकिस्तान चाइना ने कुछ चीजें GF-17 में लेकर आई, वैसी ही चीजें हमें तेजस की तरफ से भी देखने को मिली। यहाँ मैं कुछ बात करना चाहूंगा इनके सबसे पहले डिजाइन को लेकर, और एक जनरल परसेप्शन की भी बात करेंगे एक नए इक्विपमेंट को लेकर जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में पाया जाता है। हम सबसे पहले अगर तेजस MK1A पर आ जाएं तो तेजस MK1A एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट 2022 में हुई थी, और इसका जो जेन्युइन एक एयरक्राफ्ट निकलकर सामने आया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से, उसकी फर्स्ट फ्लाइट हमें देखने को मिली 28 मार्च को। 28 मार्च 2024 को फर्स्ट फ्लाइट के बाद बारी थी इनकी डिलीवरीज की, बट डिलीवरीज अब डिले हो चुकी हैं तेजस MK1A एयरक्राफ्ट की। जबकि अगर हम GF-17 ब्लॉक 3 की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट इसकी दिसंबर 2019 में हुई थी, एंड लेटर ऑन मार्च 2023 में ये इंडक्ट किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स में। और इस वक्त अगर बात की जाए तो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट के दो स्क्वाड्रन नंबर 16 और नंबर 8 स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा है, और GF-17 थंडर ब्लॉक 3 मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज का भी हिस्सा बन चुकी हैं। सो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है जिसे ऑपरेशनल मकासद के लिए यूज किया जा रहा है। जबकि अगर तेजस एयरक्राफ्ट को देखें तो अभी उसकी डिलीवरीज डिले हो चुकी हैं। डिलीवरीज के बाद कुछ फाइनल टचअप्स होंगे, और इवन इंडियन एयरफोर्स ने अभी ये भी डिमांड की है कि इसमें कुछ मजीद कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, यानी कि मजीद कुछ चेंजेस वो अभी और चाहते हैं तेजस MK1 एयरक्राफ्ट में। अब जब वो मजीद चेंजेस होंगी तो जाहिर बात उसमें मजीद कुछ टाइम लगेगा, एंड उसके बाद अगर डिलीवरीज होती हैं तो उन डिलीवरीज के बाद ये इंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह मिला जुलाकर अभी साल से 1.5 साल तक आपको तेजस MK1A मुकम्मल ऑपरेशनलाइज होते हुए दिख सकता है, अगर अभी की टाइमलाइन को ये लेकर सही तरह चलते हैं। अगर फिर कोई इसी तरह के ब्लंडर्स हमें देखने को मिलते हैं जैसा कि माजी में थे, तो ये एयरक्राफ्ट कई सालों तक डिले भी हो सकता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट हमें डिस्कस करना चाहिए, वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस का, और इस पॉइंट में फर्दर बहुत सी चीजें भी आपको समझने को मिलेंगी। सबसे पहले देखें कि GF-17 ब्लॉक 3 अभी तक के जितने भी वेरिएंट्स हैं GF-17 के, उनमें सबसे ज्यादा एडवांस और जदीद है। दूसरी तरफ हमें तेजस MK1A एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है जो कि अभी तक के जितने भी तेजस एयरक्राफ्ट हैं, जितने भी वेरिएंट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा जदीद या एडवांस है। आप इसे घातक लड़ाकू विमान भी कह सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि अगर GF-17 ब्लॉक 3 जब मंजर-ए-आम पर आया 2019 में, तो बहुत से लोगों का तब ये एक इतराज था कि ये तो देखने में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जैसा ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस है, देखने में उसी जैसा है। और इसी तरह अब जब तेजस MK1A एयरक्राफ्ट मंजर आम पर आया, तभी बहुत से इंडियन दोस्तों का यही समझना था और कहना था कि ये तो देखने में पुराने तेजस जैसा ही है। अब इसकी एक बहुत अहम रीजन है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में एक जनरल परसेप्शन लोगों का ये बनता है कि जब एक नया वेरिएंट आ रहा होगा तो उसकी बिल्कुल ही कोई स्ट्रक्चरल डायमेंशन ही डिफरेंट होंगी और वो देखने में बिल्कुल कोई नया जहाज होगा। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आप F-16 ब्लॉक 70 को देखें तो वो देखने में पुराने F-16 जैसा ही है, बट उसके अंदर ऐसी चेंजेस है जिसकी वजह से वो उसे F-16 ब्लॉक 70 के लेवल तक ले जाती हैं। और इसी तरह हमें GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और तेजस MK1A एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलता है कि दोनों एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चरल डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है। मतलब GF-17 अपने पुराने ब्लॉक्स की तरह ही नजर आता है काफी हद तक, और तेजस MK1A भी अपने पुराने वेरिएंट्स की तरह ही नजर आता है, लेकिन इनके अंदर वो सिस्टम्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये दोनों एयरक्राफ्ट 4.5 जनरेशन को टच करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा क्यों नहीं की जाती, तो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं कि अगर GF-17 थंडर ब्लॉक 2 से आगे ब्लॉक 3 को बनाने तक जो टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन हुई और जो इसमें चेंजेस किए गए, फर्ज करें उसमें $300 मिलियन लगा, लेकिन अगर हम उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस करते, जैसा कि सोशल मीडिया पर हम स्टेल्थी GF-17 की तस्वीरें देख रहे थे और इसी तरह की बहुत सी तस्वीरें गर्दिश करती होती थी कि ब्लॉक 3 जैसा होगा, अगर वैसे स्ट्रक्चरल चेंज किए जाते तो इसकी जो कॉस्ट थी इस पूरे प्रोग्राम की, वो $300 मिलियन से बढ़कर हो सकता था $700 मिलियन के आसपास चली जाती। ये एक मैं आपको रफ सा एस्टिमेट या एक रफ सा फिगर बता रहा हूं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। समझाने का मकसद ये है कि आप बाहर के डिजाइन को चेंज नहीं करते। अगर बाहर के डिजाइन को ही चेंज करना है तो फिर आप उस नई चीज को नए एयरक्राफ्ट का नाम देके नए सिरे से कैंपेन करते हो, नए सिरे से मार्केटिंग करते हो।
फिर आप उसे पुराने जहाज का नाम नहीं देते। इसलिए जो इस तरह की एविएशन कंपनीज होती हैं वो ये कोशिश करती हैं कि हम एयर फ्रेम चेंज ना करें, एयर फ्रेम वैसा ही रहे, बाहर से वो दिखने में वैसा रहे और उसके अंदर से उसका जो रडार है वो चेंज किया जाए, उसका मिशन कंप्यूटर सिस्टम बेहतर कर दिया जाए, उसके मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और रडार वार्निंग रिसीवर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को पहले से बेहतर किया जाए और इसके साथ साथ उसके वेपन पैकेज को बेहतर कर दिया जाए। बिकॉज वो जितने बेहतर वेपन लेकर जाने के काबिल होगा, पूरी दुनिया में उसकी मार्केटिंग करने में आपको उतनी ज्यादा फैसिलिटेशन देखने को मिलेगी और उतने ही ज्यादा मुल्क उसमें इंटरेस्टेड नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ माइनर चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि तेजस एयरक्राफ्ट में भी रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स को एक जगह से दूसरी जगह लगाया गया है। मतलब पहले ये टेल के ऊपर वाली साइड पर होते थे, अब MK1A एयरक्राफ्ट में ही नीचे वाली साइड पर विंग के पास करके इनको प्लेस किया गया है। जबकि GF-17 ब्लॉक 3 में जो ये सेंसर्स थे उनको टेल के निचली साइड से लेकर टेल के सबसे अपर पार्ट पर लगाया गया है। उसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो VHF कम्युनिकेटिव एंटीनाज होते थे उन्हें भी GF-17 और तेजस एयरक्राफ्ट में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है। एक जगह से दूसरी जगह उनमें थोड़ी सी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी, लेकिन ये वो चेंजेस है जो बहुत गौर से देखने पर आपको नजर आती हैं। ये बहुत ज्यादा वाज़ेह चेंजेस नहीं होते। लेकिन अब इन तमाम चीजों को एक साइड पर रखते हुए हम एक शॉर्ट सा ओवरव्यू लें तो GF-17 की मौजूदा जो इस वक्त पोजीशन है और पोस्चर है वो तेजस MK1A से काफी बेहतर है, क्योंकि GF-17 थंडर को मार्च 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट करने के बाद ये मल्टीपल इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज का हिस्सा भी रहा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो मार्च 2024 में तेजस एयरक्राफ्ट का क्रैश हो गया। उससे पहले फरवरी 2024 में इसकी डेडलाइन थी डिलीवरीज की, जो कि मीट नहीं हो पाई। अब इंडियन एयरफोर्स इसमें मजीद कुछ चेंजेस चाहती है और ऑब्वियसली उन चेंजेस को वहां अभी इंप्लीमेंट करने के लिए मजीद टाइम लगेगा और उस डिले को भी मिला लें तो आगे चलकर आपको इसकी इंडक्शन में मजीद ताखीर देखने को मिल सकती है। और अगर ये डिले थोड़ा और लंबा चलता है तो वो तेजस एयरक्राफ्ट के ओवरऑल प्रोग्राम के लिए खतरा बना रहेगा और उसकी जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट हो सकती है फ्यूचर में किसी मुल्क को, उसके लिए भी ये कोई अच्छा शगुन नहीं होगा। सो आई होप कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।